इसके बाद। हाँ, तकनीकी व्यवधान के कारण कुछ परेशानी आपको हुई, खेद है। शुरू करते हैं हम लोग। आप जब बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 32(2) पे जाएंगे और देखेंगे तो ये परिभाषा पंचायत सचिव के बारे में आपको लिखी हुई मिलेगी। लिखा हुआ है, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के कार्यालय का प्रभारी होगा। वो क्या होगा? प्रभारी होगा। और उसके सभी कर्तव्य जो उसको कर्तव्य दिए गए हैं उसका निष्पादन करेगा और इस अधिनियम अथवा इसके अधीन निर्मित किसी नियमावली या उपविधि या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम अथवा नियमावली के अंतर्गत या उसके द्वारा प्रदत्त अथवा अधिरोपित सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा। मैंने 2 जगह अंडरलाइन किया हुआ है, यहां पर आप देखेंगे कर्तव्य और शक्तियां। नेक्स्ट स्लाइड में चलें। आप देखिएगा कि उसमें 2 शब्द का प्रयोग किया गया था, कर्तव्य और शक्तियां। कर्तव्य के द्वारा आपको पत्र के माध्यम से, आदेश के माध्यम से, परिपत्र के माध्यम से, निर्देश के माध्यम से आपको तमाम आदेश मिलते हैं कि आपको ये कार्य करने हैं। और उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि कार्य करने का केवल आदेश देने से नहीं कार्य हो जाता है, उसके लिए कुछ शक्तियां भी आपके अंदर अधिरोपित की जाती हैं। और जब कर्तव्य यानी कार्य और शक्तियां दोनों को अधिरोपित कर दिया जाता है तब आपके अंदर एक अपने आप शब्द इस्तेमाल हो जाता है, उसका नाम है अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व। यानी जो भी आदेश आपको दिए हैं कार्य करने के लिए और जो भी शक्तियां आपके अंदर अधिरोपित की गई हैं उन दोनों को मिला करके आपको कार्य करने हैं। और अगर कार्य आप नहीं करते हैं तो उसका उत्तर आपको देना होगा कि आपने अपने कर्तव्य अथवा दायित्व का निर्वहन क्यों नहीं किया है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब कार्यालय का प्रभारी होता है तो कर्तव्य और शक्तियां दी जाती हैं और तीसरा शब्द अपने आप उसमें से निकल जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसका नाम है उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। अब कर्तव्य में क्या होता है? सबसे पहले जो भी आपको कार्य करने के लिए पंचायती राज विभाग या किसी विभाग के द्वारा दिया जाता है उन कार्यों को करना है, उनको क्रियान्वित करना है। दूसरा क्या करना है? क्रियान्वित जब आप करेंगे तो जरूरी है कि उससे संबंधित डॉक्यूमेंटेशन भी हो, जिसको अभिलेख कहते हैं। यानी उस कार्य से संबंधित अभिलेख का संधारण भी आपके कार्यालय में होना बहुत जरूरी है। और यही दोनों कार्य मिलकर के आपको उत्तरदायित्व आपका निर्धारित करते हैं। यानी सोने की सड़क आपने बना दी, उसका कोई मतलब नहीं जब तक उस सोने की सड़क से संबंधित हिसाब किताब आपके पास विहित प्रपत्र जो होते हैं कार्यालय में उसमें संधारित होने आवश्यक है। क्योंकि आप चले जाएंगे तो उस गतिविधि अथवा उस कार्य के बारे में सिवाय आपके डॉक्यूमेंट के और कोई सूचना देने वाला व्यक्ति वहां मौजूद नहीं होगा। इसीलिए आज का जो मेरा क्लास है वो अभिलेख का संधारण। अभिलेख के संधारण में मैं 2 बात करूंगा। सबसे पहले जो वेरियस रजिस्टर्स होते हैं जिनको पंजी कहते हैं, जो विभिन्न पंजियां होती हैं उनका कैसे संधारण किया जाता है, और जो फाइल बनती है योजनाओं से संबंधित जो फाइल बनाई जाती है उनमें कौन कौन सी चीज़ों को देखना जरूरी होता है। इसके लिए रिपोर्ट भी होते हैं अभिलेख में, परंतु आज मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे रजिस्टर कौन कौन से होते हैं, कैसे फाइल बनाई जाती है और किस प्रकार से आप लेटर ड्राफ्ट करेंगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देखिए, कोई भी रजिस्टर अगर ग्राम पंचायत में आपके द्वारा बनाया जाता है या बना हुआ मिलेगा, उसमें 3 चीज सब बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले उसके हर एक वो सजील्ड होना चाहिए, यानी मोटे कूद के रजिस्टर का बना होना चाहिए जिसमें कुछ पेजेस होने चाहिए। मोटा कवर कहने का मतलब है कि उसके अंदर कागजात जो होते हैं वो सुरक्षित रह सके, इसलिए वो सजील्ड होना चाहिए और मुद्रित होना चाहिए। लेकिन यह मुद्रित अनिवार्य नहीं है। जैसे कैश बुक भी एक रजिस्टर है, तो उसका चूंकि एक फॉर्मेट होता है इसलिए वो मुद्रित होता है, पहले से ही वो मुद्रित होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको आवश्यकता के अनुसार बनानी पड़ती है। जैसे ग्राम सभा की पंजी, ग्राम सभा की पंजी तो मुद्रित होती नहीं है, उसमें तो लिखने का एक तरीका होता है कि पहले लिखा कि किन की अध्यक्षता में हुआ, फिर आपने सबका साइन कराया, फिर उसके बाद कौन कौन से प्रस्ताव उसमें लिए गए, और अंत में होता है कि वो बहुमत से पारित किया गया या सर्वसम्मति से पारित किया गया। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पारित तो बहुत कम चीज होता है, लोग लिख देते हैं सर्वसम्मति से। आज तक कभी भी 4000
2000 लोग बैठ करके सर्वसम्मति से कुछ थोड़े, कहीं ना कहीं तो विरोध होता है, तो वो देख लेना होगा। अगर कोई विरोध नहीं सर्वसम्मति से, अगर कोई विरोध तो इस तरह से, यानी मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी रजिस्टर हो वो सजील्द होना चाहिए और मुद्रित होना चाहिए। कभी कभी मुद्रित नहीं भी होता है, राइट। उसका दूसरा कंडीशन ये है कि जो भी रजिस्टर के अंदर पेजेस होते हैं वो सारे को पृष्ठांकित करना है। 1 2 3 4 5 6 जितना भी पेज है सबकी नंबरिंग होनी चाहिए। बिना नंबरिंग का पेज का एक भी पेज उस रजिस्टर में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उस रजिस्टर को निकाल करके उसका मिसयूज कर लिया जाएगा पेज का। आपको पता ही नहीं लगेगा कि पेज नंबर कितना आपका उसमें से निकाल लिया गया है। तीसरा चीज, जो ही आप जिल्द को उलटते हैं तो जो पहला पेज होता है, बिल्कुल आप लोग कुछ मत लिखिए, ये सारा कुछ आप लोग को मिलेगा। भगवान ने सिर को ऊपर दिया है, इसका प्रयोग करें। तिलक किसी पर लगाया जाता है और कहीं नहीं लगाया जाता है। लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपके दिमाग में फिट नहीं कर पाता हूं तो ये मेरी कमी है, आपकी कमी नहीं है। सुने आप, सब चीज आपको होगा। जो ही आप मेरा ध्यान करेंगे, इस चीज को देखेंगे, तुरंत फ्लैशबैक हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल मत घबराइए। तीसरा चीज, जब आप जिल्द को उल्टेंगे तो पेज नंबर 1 आपको मिलेगा, राइट। पेज नंबर 1 आपको मिलेगा, उस पर प्रमाण पत्र होने चाहिए। प्रमाण पत्र जो कार्यालय का प्रधान होता है वो देता है। जैसे ग्राम पंचायत के मुखिया जी इस पर प्रमाण पत्र देंगे। उसमें लिखा होता है, प्रथम पृष्ठ पर लिखा होता है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस पंजी में, यानी इस रजिस्टर में कुल इतने पन्ने हैं। यानी पहले पेज पे ही आपको लग जाएगा कि इस रजिस्टर में कुल अगर 40 थे तो 40 पन्ने हैं, 41 पन्ना इसमें नहीं हो सकता है। और उस पर कार्यालय प्रधान हस्ताक्षर करेंगे, अपना मुहर लगाएंगे और आपका रजिस्टर जो है वो कार्य करने के लिए रेडी हो जाता है। मैंने कुछ रजिस्टर्स के नाम आपके सामने लिखे हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये अमूमन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रजिस्टर होंगे जो ऑलरेडी पंचायत सचिव महोदय के द्वारा मेंटेन किया जाता होगा। जैसे उपस्थिति पंजी, आप कार्यालय में जाते हैं तो सबसे पहले अटेंडेंस बनाते हैं, तो उसकी एक पंजी होती है, ये विहित प्रपत्र में होती है, राइट, ये मुद्रित होती है। पत्राचार देने की पंजी, आप टेबल पर गए, कुछ लेटर्स मिले बीडीओ साहब के द्वारा या कहीं से भी, उसको भी मेंटेन करना है कि कैसे वो मिला, कहाँ क्या डालें, तो उसको कहा जाता है पत्र देने की पंजी। यानी रोज का रोज उसमें एंट्री होता है कि किस कार्यालय से कौन पत्र आया है, उसका नंबर क्या है। और तीसरा, पत्र प्रेषण पंजी, अगर आपने कुछ लेटर बनाया तो उसका लेटर देने वाला भी एक नंबर होता है, पत्रांक करके होता है हर एक फाइल में, तो वो भी जब आप भेजते हैं तो जो पत्र प्रेषण पंजी का सीरियल नंबर होता है वही उसका पत्रांक होता है। फाइल जब खोलते हैं तो वो भी किसी न किसी रजिस्टर में ही खुलती है। मैं सबसे ज्यादा आपको बताऊंगा कि फाइल कैसे खोला जाता है। बाकी कोई भी चीज आप देखिएगा उसके प्रपत्र को बिल्कुल क्लियर है, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगा। चूंकि समय कम है इसलिए सीरियल नंबर 4 फाइल कैसे खोलते हैं इस पर मैं आज डिटेल में आपको बताऊंगा। नंबर 5, ग्राम सभा की पंजी होती है। ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसका भी एक रजिस्टर होता है, वो भी वैसे ही पृष्ठांकित होगा, उस पर प्रमाण पत्र होगा। यानी एक कंडीशन है जो सबके साथ होगा। इसमें भी आप देखिएगा शुरू में जिनकी अध्यक्षता में बैठक होती है वो लिखा जाता है कि आज दिनांक कितने को मुखिया, ग्राम पंचायत मुखिया इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित लोग उपस्थित हुए। फिर साइन बनता है, देन उसमें जो विचार के लिए विषय रखे जाते हैं, एजेंडा जिसको कहते हैं, उसका उल्लेख होता है कि आज के बैठक में इन एजेंडाज पे इन विचार बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। उसके बाद प्रस्ताव लिए जाते हैं कि जो विचार किया गया उसके बाद ग्राम पंचायत ने क्या क्या निर्णय लिया। तो प्रस्ताव संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे करके प्रस्ताव पारित होते हैं और लास्ट में लिखा जाता है कि इस प्रकार से धन्यवाद, सभा की कार्रवाई समाप्त की गई। और नीचे एक तरफ मुखिया जी का, दूसरी तरफ आपके पंचायत सचिव का और जितने वार्ड सदस्य वगैरह मौजूद हैं उनका साइन हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है और एक तरीका है जिसके माध्यम से लिखा जाता है। तो जब आप जाएं ग्राम सभा की पंजी उल्टें तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो, इन क्रम में देखिएगा तो इसी क्रम में वो पंचायत सचिव महोदय अपना ग्राम सभा की बैठक कराते हैं।
वैसे ग्राम पंचायत की बैठक भी होती है। ग्राम पंचायत मतलब आप जानते हैं, ग्राम पंचायत मतलब होता है मुखिया जी और उनके वार्ड सदस्य मिल करके, तो उनकी जो बैठक होती है वो भी उसी प्रोसेस से होती है। ग्राम सभा में सभी लोग थे, इसमें उनके वार्ड सदस्य लोग होते हैं, उनका भी वैसे ही इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई, उनका हस्ताक्षर होता है, प्रस्ताव आता है। फिर कुछ अस्थायी समितियां हैं आपके ग्राम पंचायत में, उनकी भी बैठक होती है, प्रोसेस सेम है। कोई योजना खुलती है तो योजना खोलने के बाद उस योजना से संबंधित एक पंजी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, एक रजिस्टर जिसको योजना पंजी कहा जाता है, उसका भी मैंने फॉर्मेट आगे दे रखा है। छुट्टी अगर आप लेते हैं तो अवकाश पंजी होती है। भंडार माने आपके कार्यालय में कुछ चीज़ें हैं जो क्रय की गई हैं, टेबल कुर्सी, दिस दैट, लैपटॉप वगैरह, वो भंडार पंजी वो भी एक मेंटेन होता है कि आपको पता हो सके कि आपके ग्राम पंचायत के कार्यालय में कौन कौन से सामग्रियां हैं। परिसंपत्ति होती है, यानी योजनाओं के द्वारा जो संपत्तियां बनाई गई, जैसे सड़कें, सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत भवन, ये परिसंपत्तियां कहलाती हैं। इन परिसंपत्तियों का भी एक रजिस्टर होता है जिसमें योजना वगैरह का उल्लेख करते हुए विहित प्रपत्र है। रोकड़ बही, कैशबुक भी होता है, उसकी भी एक पंजी होती है। चेकबुक जो आपको मिलता है बैंक से, तो जो मिलता है गड्डी, उसकी अलग पंजी होती है, और उसमें से जो चेक आप काटते हैं किसी के फेवर में, उसकी एक अलग पंजी मेंटेन करनी पड़ती है। जन्म मृत्यु का कस्टोडियन होते हैं पंचायत सचिव, यानी जो भी बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट है उसको इशू करने का अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव को होता है। तो वो जो हैं उस पंजी को मेंटेन करते हैं। और विवाह पंजी, आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत में माननीय मुखिया जी जो होते हैं वो मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने के लिए रजिस्ट्रार होते हैं, तो उनके पास मैरिज से निबंधन रजिस्टर करने के लिए भी एक पंजी होती है। कबीर अंत्येष्टि पंजी, आप जानते हैं कि विपन्न व्यक्ति जब दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके अंत्येष्टि वगैरह के लिए कुछ लमसम अमाउंट का प्रावधान मिनिस्ट्री के द्वारा विभाग के द्वारा किया जाता है, संबंधित विभाग के द्वारा किया जाता है, उससे संबंधित भी एक पंजी मेंटेन करनी पड़ती है। लोक शिकायत से संबंधित तमाम मामले आते हैं, उससे संबंधित रजिस्टर होते हैं। और ऑडिट कराना होता है, कोई भी योजना कराते हैं तो उसका हिसाब किताब कोई लेगा ना, सरकार का पैसा है तो सरकार हिसाब किताब लेगी, उसका ऑडिट कराएंगे, ऑडिट कराने को ही हिसाब किताब कहते हैं। हिसाब किताब में क्या देखा जाता है, अगर सरल परिभाषा दें तो 3 चीजें देखी जाती हैं। एक तो जिस उद्देश्य के लिए राशि प्राप्त हुई उस उद्देश्य के लिए राशि व्यय की गई अथवा नहीं की गई। दूसरा, जितनी राशि उसके लिए आवंटित थी उतनी ही राशि व्यय की गई या आवंटन का हेरफेर कर दिया गया। तीसरा, जो समय निर्धारित था कार्य को करने के लिए उस समयावधि में उस कार्य को किया गया या नहीं किया गया। चौथा, उससे संबंधित जितने भी अभिलेखों को संधारित करना था उन अभिलेखों को संधारित किया गया या नहीं, और जो योजना की फाइल है उसमें जिन प्रक्रियाओं को अपनाया जाना था उनको अपनाया गया कि नहीं, यही 4-5 बिंदुओं को लेकर के ऑडिट किया जाता है। इसीलिए जो भी राशि आप व्यय करते हैं उसको ऑडिट करते हैं और ऑडिटर आके ऑडिट करते हैं। ऑब्जेक्शन होता है तो उसका लेटर आता है, तो उससे संबंधित पंजी में उसको मेंटेन किया जाता है, ताकि ये पता लगे कि ऑडिटर के द्वारा कौन कौन सा ऑब्जेक्शन आपके कार्य पे लगाया गया और उसका आपको उत्तर भी देना होता है, सही उत्तर, ताकि अन्यथा नहीं देंगे तो उसको वो गबन और घोटाले की श्रेणी में आ जाता है। और उत्तरदायित्व है ना कार्य को करना, तो उससे संबंधित जो भी नियम होते हैं उसके विरुद्ध आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। मैंने ये एक समेकित दे दिया है, अब मैं ये सारे का एक प्रपत्र दे रहा हूं। ये प्रपत्र आपके जिला से भिन्न हो सकता है। ये प्रपत्र का आधार कुछ ऑडिट डिपार्टमेंट से मिला हुआ प्रपत्र वो है। सबसे ज़्यादा प्रपत्र आप जानते हैं बिहार मैनुअल जो होता है उसके अधीन बनाए जाते हैं, उससे कुछ लिए गए हैं। कुछ आपके ग्राम पंचायत में कुछ जिलों में जो मेंटेन किए जाते हैं उसके आधार पर हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आपके जिला में अगर किसी से संबंधित कोई विहित प्रपत्र उपलब्ध है तो आप जिला के विहित प्रपत्र में ही मेंटेन करें।
ठीक है, अगर नहीं है तब आप इस फॉर्मेट में मेंटेन कर सकते हैं। देखिए मैंने योजना पंजी 1 एंड 2, ये ऐसी चीज है कि केवल इसको देख करके आप पता लगा लीजिएगा कि आपके ग्राम पंचायत में कितनी योजनाएं किस मद से किस विभाग के द्वारा, जिसका एजेंसी कौन था, उसमें कितना प्राकृत राशि थी, उसमें कितना अनाज देना था, कितना बालू यानी सामग्री कितना था, लेबर कंपोनेंट कितना था, और एक्चुअल राशि के सारा कुछ इसमें विवरणी दिया है। 1 मतलब पहले पेज में, 2 मतलब दूसरे पेज में। ये जनरली विहित प्रपत्र में ही प्राप्त होते हैं। आप पढ़िएगा, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने लगभग अमूमन अधिकतर पंजी का आपको एक नमूना इसमें दे दिया है, जो आपको मिल जाएगा और आप लोग इससे। अब हम आते हैं, मैंने आपसे कहा था कि सीरियल नंबर 4 पर फाइल कैसे खोली जाती है उससे संबंधित संचिका पे मैं थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि फाइल खोलना एक कला है और बहुत ही आसान कला है, जिसको बहुत ही कठिन कला के रूप में लोग लेते हैं। तो मैं सबसे आसान कला के रूप में आपसे बात करता हूं, आप मुझसे मुखातिब रहिएगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी आपको नहीं होगी। देखिए, जिस तरह से अन्य पंजियां हैं वैसे ही यह भी एक पंजी है। यानी अगर कोई फाइल खोलते हैं तो फाइल का जो नंबर पड़ेगा वो इस रजिस्टर पर दिए गए नंबर के अनुसार ही पड़ेगा, राइट। तो इसको कहते हैं संचिका अनुक्रमण पंजी, फाइल इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है। इसमें पहला क्या चीज होता है, सबसे पहले अन्य रजिस्टर की तरह ये भी हर एक पेज इसका पृष्ठांकित होगा। फिर उसके पहले पेज पे आपका वो प्रमाण पत्र रहेगा कि इस पंजी में कुल इतने पन्ने हैं। काइंडली सोइएगा नहीं, अदरवाइज मैं सो जाऊंगा तो इतने लोग लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। वो बहुत जरूरी होता है सामने हाथ डालना। उबाऊ है लेकिन मजा आएगा जब आप जाइएगा देखिएगा तो, लेकिन वहाँ कोई बताने वाला आपको नहीं मिलेगा ना, परेशानी ये है। और मैं नंबर दूंगा नहीं तो फिर कैसे होगा, इसलिए आप इसको तटस्थ होकर के और बिल्कुल तन्मयता से सुनिए, बड़ा, क्योंकि इसमें आपको उलझाएगा लोग कि बड़ा फाइल खोलने वाले हो, जरा बताओ तो क्या है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहले पेज पे आपने प्रमाणित कर दिया कि इस पंजी में कुल 40 पृष्ठ हैं, मैंने उदाहरण के रूप। उसके बाद पेज नंबर 2 सादा छोड़ दीजिए, पेज नंबर 3 पर है, चूंकि दोनों तरफ नंबर ही करना है तो पेज नंबर 1 पर आपने पृष्ठांकित किया, पेज नंबर 2 को आपने सादा छोड़ दिया। अब पेज नंबर 3 की मैं बात करता हूं, उस पर आप आते हैं, ये बनेगा, क्या बनेगा, आपके ग्राम पंचायत में जितनी भी एक्टिविटी है उसको एसेस कर लीजिए कि ग्राम पंचायत में कितने तरह की एक्टिविटी होती है, और एक्टिविटी वाइज उसको आप लिख लीजिए। पहला होगा क्रमांक, दूसरा होगा गतिविधियां, तीसरा होगा पृष्ठ संख्या। मैंने उदाहरण स्वरूप ये मान लिया है कि बक्सर जिला के चौसा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पवनी में ये गतिविधियां क्रियान्वित की जाती हैं। पहला नंबर, कुछ ट्रेनिंग सब्जेक्ट से संबंधित गतिविधियां की जाती हैं। दूसरा, कुछ निर्वाचन से संबंधित गतिविधियां की जाती हैं। निर्वाचन मतलब पंचायत आम निर्वाचन, पंचायत आम निर्वाचन के होते ही वो सारा चीज नीचे से बन के आता है। मैं विधानसभा लोकसभा की बात नहीं करता, मैं पंचायत आम निर्वाचन की बात करता हूं। जो ही होता है वो नीचे से बन के सब कुछ आता है, चाहे वो परिसीमन हो चाहे जो हो। तीसरा, योजनाएं तो चलती ही चलती हैं, तो एक गतिविधि क्या हो गई, योजना। इनफैक्ट इकाई इसको कहते हैं, गतिविधि से बढ़िया है इकाई शब्द का प्रयोग करें। योजनाएं चलती ही हैं, वो चाहे निश्चय योजना की हो, चाहे 15वीं वित्त आयोग की हो, या अब तो षष्ठम आएगी, छठी वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की योजना है, 15वां वित्त आयोग केंद्र वित्त आयोग की योजना है, ये ध्यान रखिएगा। राजस्व में जो हिस्सेदारी होती है ग्राम पंचायत की, तो जो केंद्र राशि देता है वो वित्त आयोग के माध्यम से देता है, और जो राज्य अपने में राशि देता है वो राज्य वित्त आयोग के माध्यम से देता है। इसके पहले 14वीं और
पंचम राज्य वित्त आयोग चल रहा था, अभी 15वीं और 6th चलेगा। तो मैंने वैसे ही आपने गति बना लिया। अब गतिविधि वाइज आप पेज आवंटित कर देंगे। देखिए, प्रशिक्षण के लिए मैंने 1 से 5 कर दिया है, निर्वाचन के लिए मैंने 6 से 10 कर दिया है, योजना के लिए 11 से 30 कर दिया है, पुरस्कार के लिए 31 से 35 कर दिया है और विविध के लिए 36 से 40। मैंने कहा था कि मेरे रजिस्टर में मात्र 40 पन्ने हैं, प्रमाण पत्र इतना ही का आपने दिया है। ये वही है जैसे किताब में अनुक्रमणिका होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये चैप्टर, यह अध्याय इतने से इतने पंजी पर मौजूद है। कोई किताब आप खोलते हैं तो अनुक्रमणिका होती है, जिसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है, ई कंप्लायंस से संबंधित पृष्ठ संख्या 1 से 6 पे। अब 1 से 6 पे जो ही आप जाएंगे उससे संबंधित विषय आपको मिलेगा। उसके बाद दे देगा पंचम राज्य वित्त आयोग 7 से, ऐसे करके। तो जो किताब की अनुक्रमणिका होती है वैसे ही ये गतिविधियों की अनुक्रमणिका होती है। अब प्रशिक्षण से संबंधित कोई भी फाइल खोली जाएगी आपके ग्राम पंचायत में तो पृष्ठ संख्या 1 से 5 के अंतर्गत ही खोली जाएगी। तो यहाँ तो 3 पृष्ठ तक मैंने ले लिया है, तो अब कितने पर खोली जाएगी, 3 से 5 के बीच में 4 से 5 के, यानी 2 पृष्ठ आपने आवंटित कर दिया है। ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर कोई आपको फाइल खोलनी है, तो इलेक्शन से रिलेटेड कोई फाइल खोलनी है, तो आप पेज नंबर 6 पे जाएंगे और 10 तक ही उसमें खोलेंगे। कैसे खोला जाता है घबराइएगा नहीं, मैं बताऊंगा। योजना से संबंधित कोई फाइल खोली जाती है तो 11 से 30 पर जाएंगे। मैंने ज़्यादा इस पे क्यों पेज दिया है, क्योंकि योजनाओं से संबंधित फाइल ज़्यादा खुलती है। हर एक योजना एक फाइल होती है, तो हर एक योजना से संबंधित एक फाइल खोलनी होती है। पुरस्कार के लिए भी कभी कभी आता है कि कुछ पुरस्कार के लिए नामांकन, जैसे आपने पंचायत पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार वगैरह वगैरह पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायत से नामांकन किया है, तो वो नामांकन किसी पत्रांक दिनांक से न भेजेंगे बीडीओ साहब को आप, तो जब वो भेजेंगे तो उसकी फाइल खुलेगी, क्योंकि फाइल पर अनुमोदन लेंगे तब हो जाएगा, तो वो पुरस्कार वाले में खुलेगी। और विविध फाइल, यानी बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो गतिविधियों में अंकित नहीं है, अचानक वो आ गए, एक आध आते हैं, वो विविध करके एक फाइल खुलती है, जिसके लिए हमने 36 से 40 नंबर अलॉट कर दिया। अब ये हमने काम कर लिया इकाईवार, गतिविधियां वार। अब हम फाइल खोलते हैं, कैसे खुलता है, राइट। अभी तक समझ में आ रहा है? अच्छा, आप लोग कोई हाथ उठाएंगे जरा, अभी तक समझ में आ रही है बात? सही है, मैं सही जा रहा हूं? ओके ओके, मैं बाद में बात करूंगा आपसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको एक फाइल दिखाता हूं, मैं दिखाऊंगा, आपको दिखेगा। ओके, दिखेगा इसमें? हाँ दिखेगा सर। देखिए, मैं फाइल के बारे में आपको बता, अभी नहीं सर, वो अभी ये कंटेंट्स है, इसको मैं निकाल रहा हूँ। हाँ सर, मैं फाइल के बारे में आपको, ये एक फाइल है, फ्लाई लीफ है ये, आपके यहाँ ब्राउन कलर की होती है, चूंकि ये स्टेट है तो थोड़ा सुंदर है और बढ़िया है, राइट। ये फाइल है, इसके मुख्य पृष्ठ को कहते हैं कवर पेज। इसको क्या कहते हैं? कवर पेज। और इसके अंदर 2 भाग होते हैं। इस साइड में जो होता है उसको कहते हैं नोटिंग साइड, टिप्पणी खंड, और इस साइड में जो होता है इसको कहता है ड्राफ्टिंग साइड, पत्राचार खंड। जो भी लेटर आते हैं इस साइड आते हैं, और उस लेटर के बारे में जो भी लिख करके अनुमोदन किया जाता है इधर किया जाता है। नोटिंग साइड आपकी दाहिने साइड होगा, लेफ्ट साइड, ये मेरा लेफ्ट। आप जब सामने से देखेंगे
तो आपका जो लेफ्ट साइड होगा वो नोटिंग साइड होता है, और जो राइट साइड होगा वो आपका ड्राफ्टिंग साइड। इसको टिप्पणी खंड कहते हैं और इसको पत्राचार खंड कहते हैं, राइट। नोटिंग ये पेज में की जाती है। नोटिंग किस चीज पे की जाती है? जो लेटर आया है ना, इसके बारे में बताना होता है इस साइड में कि ये लेटर कहाँ से आया है, इससे क्या मांगा गया है और इसका जवाब क्या है, ये सारा इधर लिखा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई एक साइड भी गायब हो गया तो दूसरे साइड को देख के ये जान जाएगा, पदाधिकारी आप जान जाएंगे कि इसमें क्या था। कोई भी चीज, कोई भी फाइल अगर इसमें होती है, तिनका भी अगर इसमें खिसकता है तो वो चीज नोटिंग में आनी चाहिए, राइट। नोटिंग का एक मैं बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। मास्टर तो नहीं बना सकता मैं इतने देर में, लेकिन आपको प्रारूप बता सकता हूं कि कहां क्या लिखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया कि इसके 3 भाग होते हैं। ये कवर पृष्ठ होता है, ये आपका नोटिंग साइड होता है और ये ड्राफ्टिंग साइड होता है। नोटिंग साइड में जो ड्राफ्ट में लेटर आता है उसके या कोई रिपोर्ट आता है उसके बारे में इसमें बताना होता है अपने पदाधिकारी को। वो पदाधिकारी अनुमोदित करते हैं तभी आप इधर से पत्र भेज सकते हैं या जो कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको रखते हैं, आ जाए हम लोग पीपीटी पे। देखिए वही चीज मैंने बताया था। सबसे पहले मुख्य पृष्ठ होता है, कवर पेज, उसके बाद नोटिंग साइड होता है, उसके बाद आपका लेटर साइड होता है। मुख्य पृष्ठ पे क्या लिखना होता है ये मैं आपको बताऊंगा। मुख्य पृष्ठ पे सबसे ऊपर क्या लिखना होता है? आपको अपने कार्यालय का नाम लिखना होता है। जैसे मैंने कहा था कि बक्सर का मैं एक उदाहरण, चूंकि वहां मेरी पोस्टिंग रही थी इसलिए मैं उसका हमेशा उनको याद रहता है। बक्सर जिले में चौसा प्रखंड में ग्राम पंचायत पवनी है, तो कार्यालय का क्या नाम लिखाएगा? ग्राम पंचायत कार्यालय पवनी, ब्रैकेट में उस प्रखंड का नाम जिसके अंतर्गत वो है। उसके बाद संचिका संख्या, संचिका संख्या कैसे डाला जाता है मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद फाइल नंबर डाला जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट डाला जाता है। ये कवर पृष्ठ पर ये 3 चीज का होना बहुत जरूरी है। नोटिंग साइड पे भी यही चीज रहता है, लेकिन देखिए वो कहाँ लिखा रहता है। इसमें तो ऊपर आपने लिख दिया, इससे ये पता लगेगा कि ये किस ग्राम पंचायत का फाइल है, जिसका विषय क्या है और जिसका फाइल नंबर क्या है। ये कवर पृष्ठ पे आपने लिख दिया। अब चलते हैं हम लोग इस फाइल के अंदर। हाँ, जब हम जाते हैं उसके अंदर तो दोनों साइड से पेजिंग होगी, जो भी कागजात होंगे। अगर आप नोटिंग लिखते हैं तो पेज नंबर 1, उसके पीछे 2, 3 ऐसे चलता जाएगा। और लेटर साइड में भी जब आप लिखेंगे तो नीचे से 1, 2, 3, 4 चलता है। इसमें ऊपर से 1, 2, 3, 4 चल रहा है और इसमें नीचे से 1, 2, 3, 4 चलता है। जैसे अगर 5 पेज का अगर कोई लेटर है तो नीचे वाला 1, उसके ऊपर वाला 2, उसके वाला 3, 4, 5, यानी जो उसका फॉरवर्डिंग है वो देखिएगा कि 5 नंबर पेज हुआ और उसके नीचे जो भी अनुलग्नक हैं वो नीचे चले तो 1 नंबर हो गया, राइट। इधर नीचे से चलता है, इधर पहले पेज से चलता है। एक ही चीज इसमें याद रखिएगा, कोई भी लेटर आता है और जब उसकी आप पेजिंग करते हैं फाइल में, तो अगर कोई उस बीच में सादा पेज है तो उसकी नंबरिंग नहीं होती है। अगर उस लेटर में एक शब्द भी लिखा है तो उसकी नंबरिंग होगी, लेकिन अगर बीच में कोई भी सादा पेज है तो उसकी नंबरिंग नहीं होगी। या जैसे 1 पे आप गए, 2 पे आप गए, जो ही आप 3 पे जाते हैं तो देखते हैं कि पेज जो है वो ब्लैंक है, 3 को छोड़ देंगे। अब जो पृष्ठ पलटेंगे वहां पर आप 3 नंबर डालेंगे, यद्यपि कि वास्तविक रूप से वो पेज 4 है।
लेकिन आप चूंकि एक पीछे सादा था इसलिए उसको नहीं डालेंगे, यही ध्यान रखना होता है। अब देखिए मैं नोटिंग साइड आ जाता हूँ, क्योंकि कवर पेज के बाद सबसे पहले बात हुई थी नोटिंग साइड की। नोटिंग साइड में आप उसे ऊपर देखेंगे, मैंने एक बुलेट दिया है संचिका खोलना, यानी फाइल को सबसे पहले खोलना पड़ेगा और उसके बाद जो है खोल करके जब आप कवर पेज पर उसको डालेंगे तब आप नोटिंग शुरू करेंगे। तो आप देखिएगा ग्राम पंचायत पवनी प्रखंड चौसा लिखा हुआ है, कार्यालय का नाम लिखा हुआ है, यही कार्यालय का नाम कवर पृष्ठ पे भी रहेगा, यही कार्यालय का नाम नोटिंग के पहले पेज के ऊपर में भी लिखाएगा। उसके बाद होगा संचिका संख्या। आप ध्यान दीजिए, एक पत्र आया है बीडीओ साहब के माध्यम से, बीडीओ चौसा से एक पत्र मिला हुआ है जिसमें लिखा है कि पंचायती राज विभाग के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार के लिए, कंटेंट केवल दिमाग में रखिएगा, नामांकन की मांग की गई है। आपसे अनुरोध है कि नारी शक्ति पुरस्कार के लिए अपने ग्राम पंचायत से संबंधित नामांकन उपलब्ध कराने की कृपा करें। म्यूट कीजिए, आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें। राइट, ठीक है, गुड, वेरी गुड। उसमें लेटर में क्या लिखा हुआ है बीडीओ साहब का कि पंचायती राज विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से नारी शक्ति पुरस्कार से संबंधित नामांकन की मांग की गई है। आपसे अनुरोध है कि अपने ग्राम पंचायत से संबंधित नारी शक्ति पुरस्कार के लिए नामांकन उपलब्ध कराएं। विश्वास भाजन वगैरह जो लिखा है वो लिखा है। इसी चीज को मैं यहां नोटिंग साइड में ले रहा हूं। तो जब आप पत्र को देखते हैं तो उसका विषय किसी से संबंधित है? पुरस्कार से संबंधित है। आप सबसे पहले जाएंगे उस, मैंने कहा था कहां जाएंगे, उस रजिस्टर में जाएंगे जहां पर आपने गतिविधियों को लिखा हुआ है। तो वहां पुरस्कार 4 लिखा हुआ है, पुरस्कार -4। इसका मतलब यह जो आप फाइल खोलने जा रहे हैं वो सीरियल नंबर 4 पर जो पुरस्कार गतिविधि है उसके अंतर्गत जो 31 नंबर पेज पर है वहां जाइएगा। तो आपने उसी का नाम पहला डाला है, पुरस्कार -04। आगे बढ़ा जाए। उसके बाद स्लैश है, ऑब्लिक है। उसके बाद है नारी शक्ति पुरस्कार -01। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब 31 नंबर पेज पर आप जाते हैं तो सीरियल नंबर 1 पर आप उसको खोलते हैं। सीरियल नंबर 1 पर नारी शक्ति पुरस्कार के लिए आप फाइल खोल रहे हैं। वहां पर फाइल नंबर क्या डालेंगे? वहां पर जो पहला सबसे ऊपर लिखेंगे सीरियल नंबर 1 पुरस्कार 04, चूंकि 04 वहां से शुरू हो रहा है, स्लैश नारी शक्ति पुरस्कार संक्षेप में लिख देंगे चूंकि नारी शक्ति पुरस्कार से संबंधित है, नारी शक्ति पुरस्कार डैश। चूंकि सीरियल नंबर 01 है इसलिए यहां पर भी आपने लिखा 01 स्लैश। यह संचिका आप वित्तीय वर्ष 2020 में खोल रहे हैं इसलिए वहां लिखा जाएगा 2020 और लास्ट में जो ग्राम पंचायत का नाम होगा जैसे ग्राम पंचायत पवनी ये लिखा जाएगा। इसी को लोग बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि जरा लिख करके दिखाओ। तो मैं अपने पंचायती राज के कर्मियों को इतना शक्तिशाली करना चाहता हूं कि तो का वो उत्तर दे सके। बिल्कुल ही आसान चीज है, एक बार आप लिखेंगे देख लेंगे समझ जाएंगे। मैंने क्या कहा पहले में पुरस्कार में मैंने क्या लिखा, गतिविधि का लिखा कि किस सीरियल नंबर पर किस गतिविधि के अंदर ये फाइल खोली जा रही है। उसके बाद मैं उस पेज पर गया, वहां जो विषय था उससे संबंधित जिसे फाइल खोलनी थी उसका सीरियल नंबर डाला मैंने। अच्छा, यहां हो सकता है कि इसके पहले भी 2 फाइल खुल चुकी हो उस पुरस्कार में, तो ऐसे ही खोला जाएगा, बट उसका सीरियल नंबर मान लीजिए 2 खुल चुका है तो उसका सीरियल नंबर हो जाएगा 3। तो यहां डालना होगा नारी शक्ति पुरस्कार सीरियल नंबर 3। इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस सीरियल पे आप फाइल खोल रहे हैं वही सीरियल नंबर यहां पर पड़ेगा।
और उसके बाद जिस वर्ष में आपने खोला है उसका नंबर दे दिया, उसके बाद आपने ग्राम पंचायत जो भी नाम है पौनी उसका नाम दे दिया, और नीचे विषय जो कवर पेज का विषय है वही विषय नोटिंग के साइड का भी होगा, नारी शक्ति पुरस्कार के संबंध में। यही विषय ना आपने बनाया था। अब हम नोटिंग करते हैं। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आप लेटर को लेटर साइड में रखना पड़ेगा। मान लीजिए वो लेटर 5 पेज का है, यहां मैंने 1-6 लिखा है, यहां हमको लिखना होगा 1-5। नोटिंग शुरू करते हैं। ये सारी चीजों को लिख के एक स्केल से खींच दिया जाता है ताकि अब यहां से नोटिंग शुरू होती है। मैंने कहा था कि बीडीओ साहब से जो लेटर मिला था उसमें क्या लिखा था? अगर आपकी सहमति हो तो समय तो 3 बजे तक है, मैं 3:15 तक आपका क्लास लेना चाहता हूं। आपकी सहमति हो तो हाथ उठाएंगे काइंडली। ओके नहीं उठा रहे जी, क्योंकि थोड़ा सा सब्जेक्ट बड़ा है तो मैं इसको चाहूंगा कि अब देखिए, अब हम लोग नोटिंग लिखना शुरू करते हैं। किसका नोटिंग लिख रहे हैं? वो जो बीडीओ साहब ने 5 पेज का एक लेटर हमको दिया हुआ है। एक लेटर दिया हुआ जिसमें कुल 5 पन्ने, तो सबसे पहले तो उस पेज का नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5, यानी जो उनका कवर पेज है, जो उनकी फॉरवर्डिंग है, वो किस सीरियल नंबर पर आ रही है? 5 पर, जिस पर वो साइन करते हैं। बाकी जो अनुलग्नक हैं, जो इंक्लोजर्स हैं, वो उसके नीचे हैं। अब हम नोटिंग शुरू कर रहे हैं। कैसे मैं शुरू कर रहा हूं? यहां 5-6 नहीं होगा, यहां लिखाएगा 1-5, यानी जिस पत्र के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो कितने नंबर पर है? पृष्ठ संख्या, पत्राचार खंड के पृष्ठ संख्या 1-5 पर है। स्लैश प मतलब पत्राचार। अगर टी में लिखता तो टिप्पणी खंड, लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूं प का, तो यहां लिखा जाता है कि इतने पृष्ठ संख्या, इतने डैश, इतने स्लैश प, यानी पत्राचार खंड पर रक्षित। अगर नंबर नहीं होता रक्षित शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो चूंकि वहां के पत्रांक से आया है इसलिए यहां रक्षित शब्द का इस्तेमाल होगा। अन्यथा इस्तेमाल क्या होता? हो सकता है कोई प्रतिवेदन ऐसे ही आ गया हो जिसका उत्तर देना हो, जिसका नंबर नहीं हो, तो रखे गए यहां यूज होता है। ये टेक्निकल चीज है जो अच्छे का छक्का छुड़ाएगा। जो लोग आपका, क्योंकि जो सबसे ज्यादा आपसे जेलस रखता है ना, वो सीधा चीज आपसे नहीं पूछता है। जैसे अगर आप कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं और आपके चचा मिल जाएंगे जो आपसे बहुत नफरत करते हैं, तो जब आप प्रणाम करेंगे तो कहेंगे खुश रहिए, खुश रहिए। अरे बाप, कितना दिन बाद मैंने देखा, बिल्कुल हृदय जो है प्रसन्न हो गया। अरे वाह, कितने छोटे थे, ऐसे ही घूमते थे बिना पैंट के, आज तो बड़ा अच्छा लग रहे हो, कितना हैंडसम पर्सनालिटी है। उसके बाद कहेंगे बेटा वहाँ अंग्रेजी तो पढ़ाई जाती होगी ना, आप कैम्ब्रिज से आए हो भैया, आपसे वो पूछ रहे कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती होगी ना। आप कहेंगे हाँ चचा जी बिल्कुल पढ़ाई जाती है। तो वो कहेंगे जरा एक ट्रांसलेशन तो बताना। कैम्ब्रिज के स्टूडेंट से ट्रांसलेशन मांगेंगे वो, तो कहिएगा बोलिए। तो वो बोलेंगे मैं जाता तो हूं। इस वाक्य का प्रयोग कहीं नहीं होता है, लेकिन ट्रांसलेशन वो ऐसा पूछेंगे जिसको देने में आप खूब घूमे, और 2 मिनट भी आपने देर किया। ठीक है, चलो क्या करोगे, जमाना ही ऐसा है, अब तो बस ये यूं करके काम चलता है। इनफैक्ट वह तुमको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तुमको ऊपर से उठा करके नीचे गिरा रहे हैं। तो ट्रेनर के रूप में जब आप काम करोगे, इस सिस्टम में जब आप काम करोगे, तो ऐसे ज्यादा लोग मिलेंगे, और वो तभी आपकी बात सुनेंगे जब उनको लगेगा नहीं वह जाता तो है का भी ट्रांसलेशन का उत्तर देने में सक्षम व्यक्ति है। इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। आपको जीवन में इसकी जरूरत पड़े या ना पड़े, सरकारी सिस्टम में इसको हमेशा आपको याद रखना होगा। इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ। मजा आता, लेकिन कोविड ने हमको दूर कर दिया है। हम लोग पीपीटी से पढ़ रहे हैं, मजा नहीं आता है। पीपीटी दिखा रहे हैं लेकिन संवेदनाएं नहीं आपके साथ जुड़ पा रही हैं, और जब तक संवेदना नहीं जुड़ती है मजा नहीं आता। लेकिन समय है,
मौके मिलेंगे। हम लोग तो इंडियन हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, और उसमें भी सरकारी लोग हैं। जो कोई काम नहीं करता है वो सरकारी लोग करते हैं, बाकी लोग तो बैनर लगा करके बहुत काम कर लेते हैं। लेकिन कोविड में तो केवल सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। इसलिए प्राउड आपको होना चाहिए कि आप सरकार के आदमी हैं और सरकारी व्यक्ति हैं। राइट, बहुत भटक गए, आगे बढ़ते हैं। नोटिंग जो मैं कैसे लिखता हूं, देखिए मैं बता रहा हूं। मैं सबसे पहले क्या बताना होता है, सबसे पहले ये बताना होता है कि वो पत्र कहां से आया है और उसको भेजने वाले पदाधिकारी कौन है। मैं लिखता हूं 1-5 प पर रक्षित प्रखंड विकास पदाधिकारी चौसा, वीडियो चौसा से मिला है, के पत्रांक, कोई पत्रांक से आया होगा, दिनांक इतने का कृपया अवलोकन करना चाहेंगे। कौन अवलोकन करेगा? आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं। दूसरे में क्या लिखा जाता है, कोई भी लेटर हो, शुरुआत इसी से की जाती है। दूसरे में लिखा जाता है कि उस लेटर में क्या मांगा जा रहा है या उस लेटर में क्या कहा जा रहा है, यानी हमको क्या करना है। तो जो लेटर होता है ना, उसी को अत्यंत संक्षिप्त रूप में सेकंड पैराग्राफ में लिखा जाता है। याद रखिएगा, पहला कहां से आया, दूसरा उस लेटर से क्या मांगा जा रहा है, क्या अनुपालन हमको करना है, अत्यंत संक्षेप में। लेकिन ध्यान रखें, संक्षेपण एक कला है, उसमें कोई तथ्य छूट ना जाए, अन्यथा कोई बहुत बड़ा तथ्य छूट जाता है तो ऊपर का पदाधिकारी कहता है कि इनके द्वारा नोटिंग में तथ्य को छुपाया गया है। उसके लिए भी केस होता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक्सपर्ट बना रहा हूं। इसलिए संक्षेपण करने में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो दूसरा पैराग्राफ उस लेटर के बारे में लिख रहे हैं उसमें कोई तथ्य छूट नहीं जाए। राइट, ये एक पैराग्राफ में भी हो सकता है, आवश्यकता अनुसार 2-3 पैराग्राफ में भी हो सकता है। अगर मान लीजिए पैराग्राफ वाइज वो लेटर होता है तो 2-3 पैराग्राफ में भी आप उसको डील कर सकते हैं, लेकिन क्रम यही रहेगा। मैं क्या लिखता, उपर्युक्त पत्र के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी चौसा के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार के संबंध में ग्राम पंचायत से नामांकन की मांग की गई है। उसमें यह भी वर्णित है कि नामांकन की अंतिम तिथि दिनांक इतना है, उसके पूर्व ऑनलाइन के माध्यम से नामांकन उपलब्ध कराना है। लेटर के सारी चीज को मैंने डाल दिया। अब आते हैं हम तीसरे बुलेट पे, जिसमें है उक्त विषय के संबंध में विभाग कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई स्थिति का विवरण। इतना तो आपने डाल दिया कि कहां से आया और क्या आया, क्या मांगा जा रहा है। उसके बाद नोटिंग में लिखा जाता है, पत्र वही है, पत्र पर अभी कुछ नहीं, आप उसी से अभी आप नोटिंग लिख रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा जाता है, उसने क्या मांगा है, नारी शक्ति पुरस्कार के लिए नामांकन मांगा है। कोई इंपॉर्टेंट होगा तो क्या मांगा जा रहा है, इसमें नामांकन मांगा जा रहा है नारी शक्ति पुरस्कार के लिए। तो मांगा जा रहा, तो ये देखना ना होगा कि आपके ग्राम पंचायत में नारी शक्ति के संबंध में कोई कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। यानी अब उसके बाद आप यह बताते हैं कि जो मांगा जा रहा है उस बारे में आपके कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत की स्थिति क्या है। अगर नारी शक्ति के बारे में कुछ ग्राम सभाएं हुई हैं, नारी शक्ति या ये आंगनबाड़ी केंद्र पर जो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को जो पोषण दिया जा रहा है उस पर कार्य हुआ है, या कुछ अभियान वगैरह चलाए गए हैं, तो वो सारी चीज़ों को इसमें डालना होगा कि ग्राम पंचायत में इसके पूर्व 3 महिला ग्राम सभा हुई थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उसमें जीविका दीदियों ने भी हिस्सा लिया था। उनके द्वारा कोविड के ये में निर्देशानुसार ये निर्माण किया गया था मास्क, और ये वितरण में भी उनके द्वारा, साथ ही नशाबंदी के खिलाफ उनके द्वारा प्रस्ताव पर वगैरह 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 वर्णन करेंगे, तभी ना पुरस्कार के लिए नामांकन कर पाएंगे। उसके बाद जब आपने वर्णन कर लिया तो वर्णन करने के बाद, यानी पहला क्या किया, कहां से लेटर आया, दूसरा क्या किया, लेटर में क्या लिखा है, तीसरा क्या किया, उस लेटर के अनुपालन में आपके कार्यालय की स्थिति क्या है, चौथा प्रस्ताव देने पड़ेंगे, कुछ सुझाव देने पड़ेंगे कि आखिर क्या किया जाए, नामांकन किया जाए या नहीं किया जाए। तो आप ऐसे लिखेंगे, किया जाए नहीं, किया जा सकता है, किया जाए का निर्णय आपके पदाधिकारी करेंगे। अब आप लिखेंगे कि
इस प्रकार हमारे ग्राम पंचायत में महिला शक्ति सशक्तिकरण से संबंधित काफ़ी कार्य हुए हैं और जो प्रपत्र है उसको देखने से लगता है कि ग्राम पंचायत पौनी इस पुरस्कार को नामांकन भेज सकता है। अतः मान्य हो तो, मान्य यानी पदाधिकारी मान्य हो तो नामांकन भेजे जाने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। सकता है, याद रखिएगा। आप कस्टोडियन है, आपने फाइल पुट अप की है, आप पहले व्यक्ति हैं जो फाइल को लिख रहे हैं। इसके बाद नियम यह है कि जो कनीय पदाधिकारी होता है वो बाईं तह नोटिस के सामने लेफ्ट साइड में साइन करता है और जो वरीय पदाधिकारी होता है उसके डिजिग्नेशन को दाहिनी साइड में लिखना पड़ता है। सारा नोटिंग आपने डाल दिया, प्रस्ताव भी आपने दे दिया, आप बाएं साइड में अपना सिग्नेचर कर देंगे, ब्रैकेट में नाम लिख के पदनाम लिख देंगे। याद रखिए हमेशा कनीय को नाम पदनाम देना पड़ता है, वरीय का केवल पद। अब आप किसको बढ़ा रहे हैं? मुखिया जी को। तो दाहिने साइड में माननीय मुखिया केवल पदनाम देकर के अंडरलाइन कर देंगे। ये फाइल उनके पास चली जाएगी। उनके पास जब चली जाएगी तो फाइल को देखेंगे तो जहां माननीय मुखिया वहां क्रॉस कर देंगे और नीचे लिखेंगे यथा प्रस्तावित, यानी जो आपने प्रस्ताव दिया है अनुमोदित, यानी अनुमोदन किया जाता है। नीचे लिखेंगे इसके इस संदर्भ में प्रपत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से संसूचित करें। आपके द्वारा जब जो प्रारूप पत्राचार खंड पर रखा गया है उसको अनुमोदित किया जाता है, करके आपको वापस कर देंगे। अनुमोदित शब्द वो लिखेंगे तभी आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप एक लेटर बनाएंगे वीडियो साहब को और उससे संबंधित जो भी फॉर्मेट है उसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे, क्योंकि उसमें है कि ब्लॉग से उसका ये ऑनलाइन भेजा जाएगा। तो उसको फॉरवर्डिंग के माध्यम से सेवा में प्रखंड विकास पदाधिकारी नारी शक्ति पुरस्कार विषय हो जाएगा, जो लेटर बनता है भेजा जा रहा है करके एक प्रारूप बनाएंगे, उसको भी अनुमोदित करेंगे मुखिया जी। तब आप उस पर पत्रांक दिनांक डाल करके, पत्रांक माने पत्र प्रेषण पंजीबी है ना, तो उसका जो सीरियल नंबर होगा उसमें डालना होगा कि किसको आप भेज रहे हैं, तो उसका जो सीरियल नंबर होगा वही पत्रांक हो जाएगा आपका। उसको करके आप अपने ग्राम पंचायत को भेज देंगे। यहाँ तक आप ठीक हैं? काइंडली हाथ उठाइएगा। मैंने बताया आपको रजिस्टर खोलने की विधि, मैंने आपको बताया फाइल कैसे खोला जाता है, मैंने आपको बताया फाइल के कितने प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया कि फाइल में पत्राचार साइड में क्या रखा जाता है, नोटिंग साइड में क्या रखा जाता है, मैंने आपको बताया कि नोटिंग कैसे लिखी जाती है। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कि अगर 40% भी आप लेकर के जाते हैं तो मैं तो तर जाऊंगा, क्योंकि मेरी ये शैली नहीं है। 1 घंटे में मैं 35 मिनट तो हंसाता हूं। आप लोग हाथ उठाएं, संतुष्ट हैं आप लोग? तब आगे बढ़े हम। बाकी लोग क्यों भाई, मुझसे नाराज हैं क्या? कृपया आप लोग हाथ उठाएं ताकि मैं जान सकूं कि आगे बढ़ा जाए। ओके, थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें यहीं पर, क्योंकि अब मैं बताऊंगा लेटर के बारे में कि ड्राफ्टिंग कैसे होनी है। ये शेयरिंग रोकना पड़ेगा, क्वेश्चन तब आएगा। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। नहीं आप बोलिए, नहीं बोलने पर दिक्कत होगी। मुझे लेटर बता देने दीजिए, फिर लास्ट में आपसे कम्युनिकेशन हो जाएगा। स्लाइड को आगे बढ़ाऊँ? हाँ स्लाइड को आगे बढ़ा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोग को हैं? आप लोग ठीक हैं तो वो भी ठीक होंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें ना? रक्षित मतलब, हाँ एक क्वेश्चन आया है कि रक्षित क्या होता है। सर नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार, आपका हम भी ट्रेनिंग ले रहे हैं आपसे। बैठे हुए मेरे चैम्बर में। सर बहुत आभार सर। फाइल दिखा रहे हैं सर कि नोटिंग चाहिए और ये सब साइन डेमोस्ट्रेशन के साथ। सर एक्सीलेंट, मार्वेलस आईडी। और हमारे सभी लेखापाल कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, हमने इनको ट्रेन किया हुआ है काफ़ी। तो हम चाहेंगे कि इतने और सर आपकी आवाज़
सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट गई सर। बता रहे हैं वो तो सर थोड़ी देर के लिए आपकी आवाज़ कट गई थी सर। कर रहे थे, इससे बेहतर आप इन लोग को देंगे पॉइंट्स के बारे में और इसके बारे में। नहीं अब सर। ये बताएं राय जी। जी, आज आपसे बातें हुई थी जी क्या सर? जो बात हुई थी सर, बैंक को लेकर के, क्योंकि ये चीज जो मौलिक चीजें हैं, मौलिक बातें हैं, ये कोई नहीं बता पाता है। सर सर की वीडियो बफरिंग कर रही है, वो भी नेटवर्क स्लो है। सर स्लो है नेटवर्क, इसलिए सर से बात नहीं हो पा रही है। बस मैं जो समझ पा रहा हूँ सर, बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप लोग के स्नेह से ही सर हम यहाँ हैं। ठीक है, आप बताएं बताएं। सर सर ओके ओके, थैंक यू सर। लखीसराय वाले DPRO साहब। हाँ अच्छा DPRO सर। अभी आवाज आ रही है? हाँ बच्चा अभी एक क्वेश्चन मेरे सामने उठाया गया कि रक्षित और रखे गए में क्या अंतर है। हमारे एक लोकल पार्टिसिपेंट। हाँ लोकल पार्टिसिपेंट ने इसको उठाया। मैंने उसमें कहा था, अगर किसी पत्र के ऊपर पत्रांक या ज्ञापांक किसी कार्यालय का हो तो वहाँ रक्षित शब्द यूज होगा, लेकिन अगर कोई प्रतिवेदन है जिसके बारे में आपको उत्तर देना है तो वहाँ रखे गए शब्द का यूज करें, ये बेहतर होगा। ठीक है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, उसमें मत जाइए आप, साधारण रूप से आप अपनी चीज़ों को रखें। अब मैं बात करता हूँ पत्राचार साइट का, PPT लगा। कृपया आप लोग सभी लोग माइक को अनम्यूट ही रखें। बार बार आप म्यूट हटा लेंगे तो दिक्कत होगी ना सर को, फिर ज़्यादा आवाज़ तो आता सुनाई है तो... देगा फिर, क्योंकि आवाज़ मेरी लाउड है। अगर आपका म्यूट रहेगा सभी लोगों का तो सबको सुनाई देगा। बिल्कुल सर, सब अनम्यूट कर ले, एक सेकंड सर, थोड़ा सा नेट कर ये सब म्यूट खोल लिया अपना। क्वेश्चन पूछना होगा। ये क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन पूछा है सर। क्या पूछा है? सर सर रिपीट अभिलेख के बारे में भी थोड़ी जानकारी देते। और अगर आगे बढ़ाना। ठीक है, मैं बताता हूँ। तीन बज के 2 मिनट हो गए। Anyway, मैं लगा रहा हूँ सर, PPT लगा रहा हूँ। आप सर बोलिए, मैं PPT लगा देता हूँ, इसको खाली म्यूट करके। देखिए PPT पे अभी हो रहा है बात। मैंने क्या बताया था आपको, नोटिंग को आगे बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं। मैंने कहा था कि सबसे पहली नोटिंग के पहले पैराग्राफ में ये लिखा जाता है कि वो जो लेटर आया है वो कहाँ से आया है जिसको आप बढ़ाने जा रहे हैं। मैंने ये लिखा था ना, 1-प यानी 1-5 यानी एक ऐसा पत्र, माने पत्र, जो सीरियल नंबर पृष्ठ नंबर 1 से 5 पर अंकित है। तो 1-5 पर रक्षित, चूंकि पत्रांक था, प्रखंड विकास पदाधिकारी चौसा के पत्रांक जो भी हो, दिनांक इतना का कृपया अवलोकन करना चाहिए। मैंने 1-2 लाइन में लिख दिया कि वो लेटर कहां से आया था, जिसका लेटर नंबर क्या था, और उस लेटर को निर्गत करने वाले पदाधिकारी कौन से थे। दूसरे पैराग्राफ में मैंने कहा कि जो भी लेटर में दिया हुआ है उसके बारे में संक्षेप में आप लिखेंगे, क्योंकि जो फाइल पर काम करने वाला पदाधिकारी है वो कैसे जानेगा कि उस लेटर में, क्योंकि पूरा लेटर पढ़ने का टाइम नहीं होता है उनके पास। जो पदाधिकारी है, अभी मान लीजिए कार्यालय, पंचायत कार्यालय में तो कम रहेगी फाइल, लेकिन जिला में तो आप देखिएगा कि बिल्कुल भरी होती है फाइल। तो नोटिंग देख करके लोग काम करते हैं, और जहाँ जहाँ जरूरत होती है ड्राफ्टिंग पे वो आपके पत्राचार साइड में भी देख लेते हैं। तो नोटिंग साइड में सारी सूचनाएं होनी चाहिए जो उस लेटर में लिखी हुई है, लेकिन संक्षेप में होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा वही उठा दिए, पूरे लेटर को ही आप लिख दिए, राइट। जब आपने ये बता दिया कि उस लेटर में क्या मांगा जा रहा है, तो तीसरे में क्या, जो लेटर में मांगा जा रहा है या जो रिपोर्ट आपको भेजना है उसके बारे में आपका ग्राम पंचायत की स्थिति क्या है।
यानी आपका ग्राम पंचायत उस रिपोर्ट को भेज सकता है अथवा नहीं भेज सकता है। ये देना होगा ना, क्योंकि उससे संबंधित कुछ साक्ष्य है, डॉक्यूमेंट है, उसके आधार पर ही भेजना है। ये जब आपने लिख लिया तो कुछ आपको सुझाव अथवा प्रस्ताव देने होंगे अपने पदाधिकारी को कि भाई ये मांगा जा रहा है हमारे ग्राम पंचायत के कार्यालय में, इस विषय से संबंधित ये कार्य किए गए हैं। उपरोक्त परिस्थिति में अगर मान्य हो तो हम नामांकन दे सकते हैं। वो आगे बढ़ा, आपने प्रस्ताव दिया, मान्य हो तो सकते हैं शब्द यूज कीजिएगा, क्योंकि वो जब तक अनुमोदित नहीं करेगा ऊपर वाला पदाधिकारी, उसके बाद आपने लेफ्ट साइड में आपने हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि आप कहीं पदाधिकारी हैं जिनको भेजना है वो वरी हैं, तो राइट साइड में आपने उनका हस्ताक्षर, उनका पदनाम कर दिया, आपने हस्ताक्षर किया, अपना पदनाम नाम दोनों लिखा और उनका जो है आपने पदनाम दे दिया। उनके पास जब फाइल गई तो उन्होंने क्रॉस किया, आपके साइन को नहीं क्रॉस किया, जो उनका पदनाम है उसको क्रॉस कर दिया, सीधे खींच दिया और नीचे लिख दिया यथा प्रस्तावित अनुमोदित, या कुछ निर्देश देना चाहते हैं कि इस संदर्भ में, तो वो लिखेंगे नीचे, लिख करके वो क्या करेंगे, फिर अपना साइन करके वो आपको, यानी संचिका जैसे गई है संचिका वैसे ही लौटेगी, संचिका कूदती नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी फाइल आपके माध्यम से मुखिया जी को, मुखिया जी के माध्यम से बीडीओ साहब को, बीडीओ साहब के माध्यम से डीपीआरओ साहब को गई है, तो लौटेगी भी उसी सीरियल। डीपीआरओ साहब के यहाँ से सीधे आपको नहीं आएगी, वो आएगी और वो नोटिंग में जो लोग उसको देखेंगे, कुछ निर्देश देंगे, वो सारा लिखता हुआ आएगा और साइन होता हुआ आएगा, और लास्ट में जो अनुमोदित होगा उसी के अनुसार आपको कार्य करने पड़ेंगे। अब हम लोग आगे की जरा बात कर लें, नहीं तो हम लोग इस संचिका में उलझ के रह जाएंगे। राइट, कुछ समझ में आया? आगे अभी ठीक है? दोहरा दिया मैंने, हाथ उठाएंगे काइंडली। राइट, आगे खत्म हो गया? नहीं आगे नहीं जाइए। देखिए अभी मैं आपको पत्राचार खंड पे बात कर रहा हूँ कि लेटर कैसे ड्राफ्ट आप करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। लेटर में नहीं डाल पाया, आगे के स्लाइड में मैं डाल दूंगा एक लेटर, ताकि उससे अंदाज लगेगा। लेकिन इसको मैं इसलिए तेज़ी से करना चाहता हूँ कि योजना कैसे आप खोलते हैं उस फाइल पे हमको बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योजना बड़ी खतरनाक चीज़ है और बड़ी अच्छी भी चीज़ है, दोनों चीज़ है। एक के साथ विकास होता है, दूसरे में थोड़ा भी कोताही बरते तो गला भी फंसता है। तो एक के लिए विकास का मार्ग, दूसरे के लिए गले का नाप, इसलिए बहुत सावधानी के साथ ये काम करना चाहिए, इसमें थोड़ी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ये मैं एक लेटर का बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। मुख्यतः सबसे ऊपर कार्यालय का नाम होना चाहिए, दूसरा उसके नीचे होना चाहिए प्रेषक का नाम जो भेज रहे हैं, नीचे एक शब्द आ रहा है प्रेषित। अक्सर आप देखते होंगे प्रेषित शब्द यानी जिनको भेजा जा रहा है, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जो जूनियर को भेज रहे हैं तो उसको प्रेषित शब्द यूज करते हैं, सीनियर को जा रहा है तो सेवा में कर दे रहे हैं। सरकार ने कहा कि इससे लोगों का कॉम्प्लेक्स नजर आता है कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। सरकार के सामने तो सारे लोग एक साइज के हैं। सरकार ने कहा कि सबको लिए सेवा में शब्द का इस्तेमाल होगा, तो काइंडली आप लोग सेवा में शब्द का इस्तेमाल करें नीचे के लोगों के लिए भी, क्योंकि उनकी गरिमा आपकी गरिमा, आपकी गरिमा आपके ऊपर वाले की गरिमा, सबकी गरिमा सरकार की गरिमा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, विषय लिखते हैं, यानी जो ये लेटर है उसका विषय क्या है, किस विषय के संबंध में आप लेटर भेज रहे हैं। अगर किसी के पत्र के आलोक में अगर आप पत्र दे रहे हैं, तो बीडीओ साहब के पत्र के आलोक में ना आप पत्र देने वाले हैं, तब वहां प्रसंग होगा। अगर कोई सीधे आप कोई मार्गदर्शन की मांग कर रहे हैं तो उसमें प्रसंग कहां से आएगा, वहां पर प्रसंग नहीं होगा, क्योंकि उस बारे में ऊपर के किसी पत्र के आलोक में आप कार्य नहीं कर रहे हैं, आप मार्गदर्शन की मांग कर रहे हैं जो सीधे आपके कार्यालय से मांग की जा रही है, इसलिए वहां केवल प्रसंग नहीं होगा, वहां केवल विषय होगा। उसके बाद पत्रांक दिनांक जानते ही हैं कहाँ डाला जाता है, और फिर आप कंटेंट लिखते हैं। उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके प्रासंगिक पत्र के आलोक में वांछित, जो वांछित मतलब जो मांगी गई है उससे संबंधित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है, कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाए। वो तो कंटेंट तो वैसे ही होता है। अंत में आप लिखते हैं विश्वास भाजन
जो भी जिनके पद नाम से वो जाता है उनका नाम ब्रैकेट में होता है, नीचे पद नाम लिख दिया जाता है, साइन होता है। अब एक बात देखेंगे, प्रतिलिपि दी जाती है ना। मान लीजिए कोई ऐसा पत्र हो जिसमें ये हो बीडीओ साहब का आदेश कि आप हमको पत्र देते हुए जिला पंचायत राज पदाधिकारी को भी सूचित करना सुनिश्चित करें। तो पत्र आपने किसको दिया? प्रखंड विकास पदाधिकारी को। प्रतिलिपि आप किसको दे रहे हैं? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। तो पत्र ऊपर लिखा पत्रांक दिनांक, नीचे लिखा ज्ञापांक दिनांक। प्रतिलिपि में पत्रांक नहीं लिखा जाता है, प्रतिलिपि के सामने ज्ञापांक और दिनांक लिखा जाता है। ध्यान रहे, जो पत्रांक की संख्या रहती है वही ज्ञापांक की भी संख्या रहती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। केवल अंतर यही होता है कि जिसको आपने भेजा है मूल प्रति, उसकी एक प्रति आपने उनके निर्देशानुसार किसी अन्य को भी भेजा है। तो एक जगह पत्रांक से भेजा है, चूंकि पत्र भेजा है, दूसरे को प्रतिलिपि उपलब्ध कराई है, इसलिए उसका नाम ज्ञापांक। आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसके आगे योजना का है और मात्र समय जो है बहुत कम देर बचा है। हाँ, देखिए बिहार रिकॉर्ड मैनुअल जो होता है ना, बिहार रिकॉर्ड मैनुअल जो होता है, इसमें योजनाओं के संबंध में इसके नियम 129 के तहत 11 प्रपत्र दिए गए हैं। आपके पंचायती राज विभाग ने मूल रूप से 2 योजनाएं चलाई ना, निश्चय योजना और अभी पंचायत सरकार भवन भी मुखिया जी को गया है, उससे संबंधित पंचायत सरकार भवन योजना से संबंधित मैं लेटर देख रहा था, तो इन सारी चीजों का उल्लेख है। इसलिए मैंने सहजता के लिए उसी को उतार दिया, क्योंकि पंचायत सरकार भवन आप जानते हैं मुखिया जी को। और इस पूरे 11 में आपके पूरे नोटिंग और ड्राफ्टिंग दोनों का छपा छपाया प्रपत्र है। आपको केवल उसमें भर देने हैं कि प्राकृत राशि इतनी है, मूल राशि इतनी है, इनसे अभिश्रव प्राप्त करना है, इनसे ये करना है। वैसे ही निश्चय योजना में भी जो प्रपत्र दिए गए, नोटिंग और ड्राफ्टिंग साइड में आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, छपा छपाया प्रपत्र है। नोटिंग साइड में नोटिंग का रखिए, ड्राफ्टिंग साइड में ड्राफ्टिंग का रखिए, और देखते जाइएगा कि सीरियल में वो बढ़ते जा रहा है, उससे संबंधित प्रपत्र आप बढ़ाते हुए चले जाइए। इतना सुलभ बना दिया है आपके पंचायती राज विभाग ने, और उसके अनुसार चलिएगा तो योजनाओं के संचालन में कहीं भी त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी। मोटा मोटी मैं बता देता हूं, जो कि 11 प्रपत्र हैं, जो कि योजना के संचिका और रजिस्टर दोनों से संबंधित है। मैं केवल इसमें फाइल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फाइल के नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग दोनों की बात कर रहा हूं, और मैं योजना से संबंधित रजिस्टर की भी बात कर रहा हूं, ताकि आप देखें तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपको जाना ही पड़ेगा वहां देखने के लिए, आपको अभिलेख उनका ठीक करना है, तो ये सारी चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सीरियल नंबर 2 पे मैंने लिखा है योजना का प्राक्कलन। लेकिन सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि जो योजना चलाई जा रही है उसको ग्राम सभा ने पारित किया है या नहीं किया है, और अगर पारित किया है तो प्रस्ताव संख्या कितने से पारित है, यह नोटिंग के पहले ही स्टेंजा में लिखा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा लिखा होना चाहिए कि जो योजना पारित की है वह किस मद से संचालित की जाएगी, यानी वह 14वीं से, वह राज्य मद से, वो सारा कुछ स्वीकृत्यादेश में होता है। याद रखिए 2 चीज होता है हर एक योजना के साथ, एक होता है स्वीकृत्यादेश, सैंक्शनिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं, दूसरा होता है आवंटनादेश। स्वीकृत्यादेश से स्वीकृति दी जाती है, कार्य की स्वीकृति दी जाती है कि इस योजना से कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, और आवंटनादेश से राशि दी जाती है कि किस ग्राम पंचायत को या किस जिला को कितनी राशि दी जाएगी। तो ये आवंटनादेश और स्वीकृत्यादेश और ग्राम पंचायत का योजना का जो पंजी होता है उसका छाया प्रति, ये तीनों चीज सबसे पहले आपके योजना से संबंधित संचिका के पत्राचार खंड में लगा होना चाहिए। सबसे पहले ग्राम सभा की पंजी जिससे वो प्रस्ताव पारित हुआ है उसकी छाया प्रति, दूसरा उस स्वीकृत्यादेश जिससे योजना स्वीकृत होती है, आवंटनादेश जिससे योजना आवंटित होती है।
जो ही ये रखेंगे तो इन 3 चीजों से संबंधित आपको विवरणी भी नोटिंग में डालनी पड़ेगी, तो उसको डाल देंगे। जब योजना मान लीजिए मोहन कुमार से के घर से लेकर के सोहन कुमार के घर तक, या मान लीजिए रामपुर गांव के खाता नंबर इतना, खेसरा नंबर इतना, जो प्लॉट का नंबर है उस पर पंचायत सरकार भवन में बनाना है। तो पंचायत सरकार भवन बनाना है तो पहले आपको प्राक्कलन बनाना होगा, जिसको डीपीआर कहते हैं। कौन बनाएगा? टेक्निकल व्यक्ति डालेंगे। टेक्निकल व्यक्ति जब बनाएंगे तो वो जाना चाहिए ना उनको, तो उसका प्रपत्र देखिएगा और नोटिंग देखिएगा दोनों। तो पहला आपको लिखा मिलेगा वो है योजना का प्राक्कलन और डीपीआर तैयार करना। इसका देखिएगा कि नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग दोनों साइड का प्रपत्र ऑलरेडी भेजा हुआ है। तो नोटिंग को नोटिंग साइड डालिए, ड्राफ्टिंग को ड्राफ्टिंग साइड डालिए, नोटिंग को साइन कीजिए, आगे बढ़ाइए, अनुमोदन ले लीजिए, ड्राफ्टिंग साइड में डाल करके उस पर पत्रांक दिनांक डालिए, भेज दीजिए, या फाइल भेजनी है तो फाइल को पुस्तकांकित कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है? जब प्राक्कलन बन जाता है, उस पर अनुमोदन हो जाता है, तब आप क्या करते हैं? किसी भी योजना का टेक्निकल स्वीकृति लेते हैं, तकनीकी स्वीकृति लेते हैं, जिसको टेक्निकल क्या कहते हैं? सैंक्शन। तकनीकी स्वीकृति। तकनीकी स्वीकृति कौन देता है? अब देखिएगा स्वीकृति आदेश में ये लिखा गया होगा कि इस योजना के तकनीकी स्वीकृति देने के लिए ये प्राधिकृत है। मान लीजिए पंचायत सरकार भवन है, तो ये तो कोई इंजीनियर ही होगा ना, तो उसमें लिखा रहेगा कि असिस्टेंट इंजीनियर इसकी तकनीकी स्वीकृति देंगे या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसकी तकनीकी स्वीकृति देंगे। तो जो भी तकनीकी स्वीकृति देंगे, तकनीकी स्वीकृति की फाइल नोटिंग साइड में डाल करके, ड्राफ्टिंग साइड में डाल करके फाइल भेज दिया। जो ही वहां टेक्निकल माने तकनीकी स्वीकृति मिल जाती है इंजीनियर साहब से, वो ए भी हो सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हो सकते हैं, जिसको भी प्राधिकृत किया गया हो, तब अगला कदम क्या होता है? उस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति लेना। पहले प्रशासनिक नहीं, पहले तकनीकी, तब उसकी प्रशासनिक। प्रशासनिक स्वीकृति भी उसमें लिखा गया होगा कि इस योजना के प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए कौन प्राधिकृत है, वो लिखा रहेगा स्वीकृति आदेश में। कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। उसमें आप देखिएगा पंचायत सरकार भवन में कौन तक एडमिनिस्ट्रेटिव ये है? मुखिया जी हैं ना, मुखिया जी हैं शायद, तो मुखिया जी प्रशासनिक स्वीकृति देंगे। प्रशासनिक स्वीकृति देते समय मुखिया जी आपसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या देखना चाहिए जी। प्रशासनिक स्वीकृति देना बहुत बड़ा काम होता है। उसमें देखा जाता है कि इसके पूर्व की जितनी भी चीजें हैं वो सही हैं कि नहीं है, यानी ग्राम सभा से पारित है कि नहीं, योजना से जो आवंटित राशि उससे ज्यादा तो नहीं जा रही है, उसका प्राक्कलन तैयार किया गया है कि नहीं, उस प्राक्कलन का जो अनुमोदन टेक्निकल अनुमोदन प्राप्त किया गया है कहीं प्राक्कलन से अधिक तो नहीं है। ये सारी चीजें सिलेटम में देखना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव को, और एडमिनिस्ट्रेटिव को उस कार्य का मॉनिटरिंग भी करना पड़ता है। बहुत बड़ा रोल होता है। प्रशासनिक स्वीकृति दे देना माने ये नहीं कि दे दिया और उसके बाद क्या किया मैं नहीं जानता हूँ, दे दिया उसके बाद जो है सो गए, नहीं, बहुत बड़ा दायित्व है, वो एक अलग से चैप्टर होगा। प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सबसे पहले आप अनुरोध करेंगे, तो उसका एक अलग प्रपत्र है अनुरोध करने का, दोनों साइड का, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग दोनों साइड का। जब वह आपको प्रशासनिक स्वीकृति देगा तो वो एक अलग प्रपत्र में देगा, उसका भी प्रपत्र है, दोनों साइड नोटिंग एंड। जब आपको प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति होगी तभी आप उस कार्य योजना को संचालित कर सकते हैं, लेकिन संचालित करने से पूर्व उस योजना के बारे में आप योजना जो पंजी है उसमें सूचना अंकित करेंगे। ठीक है। अब जब योजनाएं चलने लगी तो आप एडवांस कुछ देंगे, कुछ सामग्री क्रय करेंगे, तो ये सारा चीज जब करेंगे तो जो क्रय करेंगे तो उसके बदले वाउचर मिलेगा। सबसे बड़ी चीज, कभी भी कोई वाउचर या कोई भी राशि बिना डिमांड के नहीं दी जाती है। यानी जो एजेंसी है, जो अभिकर्ता है, वो डिमांड देगा तभी उसको राशि देनी है, बिना डिमांड के राशि नहीं देनी है। तो जब डिमांड देगा तो वो नोटिस साइड आएगा कि इनके द्वारा डिमांड किया गया है, जो इतने पर रक्षित है और इनके द्वारा कुल इतने का डिमांड किया गया है। नियम ये कहता है कि उनके द्वारा जो मांगी गई है उसका कितना प्रतिशत इनको एडवांस के रूप में दिया जा सकता है।
एडवांस देंगे, फिर वो मटेरियल वगैरह खरीदने जाएंगे, फिर एमबी होगी, फिर वो राशि मांगेंगे, फिर होगा, करते करते अंत में अंतिम एमबी होगी। अंतिम में भी एमबी पर भुगतान करते समय यह देखना होगा कि जो आपकी तकनीकी स्वीकृति दी गई थी इस पर, वह राशि प्राकलन से अधिक तो नहीं हो रही है, तभी आप उस पर बढ़ाएंगे। और वहाँ अभिश्रव एक शब्द सुने होंगे, बिल एंड वाउचर, तो आप लेकर के उसको कंफ्यूज अभी हो गया, तो आप लोग को बताएंगे क्या होता है, क्या होता है। वाउचर जो होता है वो वेरीफाइड एक मेमो होता है जो बिल के साथ मिलता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह मैं बता रहा हूँ आपको। झाजी ने बहुत अच्छा इस बारे में बताया होगा, डिटेल में बताया होगा, राइट। मैं एक लाइन में, कोई पूछता है, इंटरव्यू देने जाते हैं कि बिल वाउचर में क्या अंतर है, तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसा उत्तर दीजिएगा। जो उसके द्वारा, मान लीजिए ठीक है, उसको समझ लीजिए, मान लीजिए ठेकेदार ने 3000 का बिल दिया, 3000 उनको भुगतान हो जाएगा? नहीं, वो नोटिंग बढ़ेगी और जो पदाधिकारी भुगतान का अनुमोदन करने वाले हैं उसकी संपरीक्षा करेंगे कि उनके द्वारा जो बिल दिया गया है उसके अनुसार इनके द्वारा कार्य कारित किया गया है कि नहीं। हो सकता है वो कहें कि नहीं, इनको 2600 रुपया मात्र का भुगतान किया गया। एक हुआ बिल, दूसरा हुआ वाउचर। वाउचर जब तक पासपोर्ट नहीं होगा तब तक उसका भुगतान नहीं किया जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर ज़्यादा गहराई से पूछना होगा तो झाजी से पूछिएगा, मैं यहाँ उत्तर देने का समय नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, आगे। अब सामग्री का क्या, अब आप जब योजना चलेगी तो बहुत लोग निरीक्षण के लिए आएंगे, तो निरीक्षण के लिए आएंगे तो उसके लिए निरीक्षण पंजी है, उसको खोलना होगा ताकि वो आए तो वो लिखें, पॉजिटिव नेगेटिव क्या लिखते हैं वो जाने, लेकिन निरीक्षण पंजी उस योजना से संबंधित होनी आवश्यक है। और कार्य पूर्ण होने के उपरांत जब लास्ट में पेमेंट होता है तो तब भी वो आवेदन देता है, तो उससे संबंधित भी प्रपत्र है। उसके बाद आय और व्यय का विवरणी भी आपको देना होगा, एक समेकित की कुल इतनी आय क्या हुआ, कुल इतना प्राप्त हुआ, और ये तो कैश बुक जो आपका कहेगा, वाउचर आधारित कैश बुक होता है, आप जानते हैं। और वो अभी तो ऑनलाइन भी उसका होगा प्रविष्टि, ई ग्राम स्वराज योजना के तहत, जिसमें प्रिया सॉफ्ट या जीपीएमएस जो भी हो उससे आपको करना है काम। और लास्ट में उपयोगिता प्रमाण पत्र। देखिए, कोई भी कार्य समाप्त नहीं होता। अच्छा, होता क्या है, कार्य समाप्त हुआ और आप देखिएगा पंचायत में चापाकल बना, हैंडल गायब, क्योंकि आपने एक सामान्य बुद्धि होती है उसका भी उपयोग नहीं किया। भाई, योजना बनती है, पुल बनता है तो वो राष्ट्र को समर्पित होता है ना। आपने योजना को समर्पित कहाँ किया, आपने तो पंजी को समर्पित करके रखा हुआ है। जिस वार्ड की योजना है उस वार्ड को समर्पित करेंगे ना, समर्पित कर दीजिए। आपका चापाकल का क्यों उखड़ा, क्योंकि आपने एक सामान बना दिया जो इसके ऊपर बट्टा लगा दिया कि ये जो है सरकारी सामान है, और सरकारी सामान को लोग किस दृष्टि से देखते हैं आपको बताना नहीं है, आपको अनुभव हो चुका होगा। लेकिन जो ही उस सामान को आप किसी को समर्पित करवाते, उसके साथ उसकी संवेदना जुड़ जाती है। यदि आप उस गांव के सबसे बूढ़े आदमी को कहते, जो दिन भर बैठा रहता है लाठी लेकर, उसका कोई काम नहीं, मुखिया जी को कन्विंस करते कि सर इसी से फीता कटवा देते हैं और यही उद्घाटन करेगा, जिस दिन उस योजना का नाम घानो मुसहर के नाम पर हो जाता ना, उस दिन उसका चापाकल क्या, लोग उसका बेदर्दी से इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसका एक रक्षक होता घानो मुसहर। ये संवेदनशीलता की बात है। योजना बनाते हैं तो समर्पित होना चाहिए। उससे आपने जो एसेट क्रिएट किया है, आपने जो परिसंपत्ति बनाई है, उसकी रक्षा होगी। अदरवाइज वहां पुलिस गार्ड तो खड़ा नहीं रहेगा। उससे लोगों को एहसास होगा, नहीं, ये योजना है जो मेरे लिए, मेरे द्वारा बनाई गई है, जो मेरी है। और योजना के बाद दो चीज कभी मत भूलिएगा, नहीं तो हमेशा तलवार लटकेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र, यानी जो आपने राशि प्राप्त की थी,
इस योजना में इतना इसका विहित प्रपत्र होता है उपयोगिता कर लिया और इसका हिसाब किताब अंकेक्षण करा करके जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं इसके लिए उसको भेजना सुनिश्चित करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। अब चूंकि पूछ लीजिए कोई क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन आई थिंक है होगा क्या? ही वो नहीं सर, लगता, क्या? थक गए होंगे लोग, उसके बाद क्वेश्चन का कुछ गुंजाइश है नहीं। क्वेश्चन आपके पास बहुत होंगे। आप चूंकि देखिए ऑनलाइन में ही सब कुछ सीख लेना है, इसलिए मोटा मोटी मैंने बता दिया है। बाकी हम लोग रिफ्रेशर कोर्स तो करते ही रहेंगे, तो बाकी चीज़ें जो हैं हम लोग कई राउंड करेंगे, लेकिन आप एक बड़ा उत्तरदायित्व तो पा सकते हैं। इसलिए आप खूब मेहनत कीजिए और ब्लॉग में जाकर के संचिका को देखिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, नमस्कार, बहुत बहुत आभार आप लोगों का संयम बनाए रखने के लिए। थैंक यू।